एक बेरहम बाप ने अपनी बेटी को इंजेक्शन लगाए और वह इंजेक्शन बुखार के नहीं थे, बल्कि वह अपनी बेटी को जवान करने के लिए यह इंजेक्शन लगातार लगाता रहा। 14 साल की उम्र में लड़की इस कदर जवान हो गई कि इर्द गिर्द मोहल्ले के लोग देखकर हैरान और परेशान रह गए, क्योंकि उस लड़की का कद काट तो पहले ही ठीक ठाक था, लेकिन उसके बाप के जुर्म और सितम की वजह से वह जवान भी हो चुकी थी। जब उसकी बेटी जवान हो गई तो उसने अपनी बेटी को कमाई का जरिया बना लिया। वह खुद तो कामचोर था। वह अपनी बेटी को ऐसी जगह छोड़कर आया जिस जगह का सुनकर हर बेटी के रोंगटे खड़े हो जाए, तो फिर उस बाप का क्या इबतनाक अंजाम हुआ। आइए बताते हैं। आज की इस वीडियो में वाकया बड़ा ही दर्दनाक है। इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। सर्दियों की सख्त तरीन रात थी। सादिक हॉस्पिटल में इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। इन्हें में नर्स बाहर आई और कहने लगी, बड़े सोच के साथ कहना पड़ रहा है, हम आपकी बीवी को नहीं बचा सके। नर्स के हाथ में बच्ची थी। नर्स ने वह बच्ची सादिक की तरह बढ़ाई। सादिक ने जल्दी से बच्ची पकड़ी और सीने से लगा ली और दहाड़े मार मार कर रोने लगा कि यह बिन मां की बच्ची कैसे पलेगे। मेरे खुदाया, यह मुझ पर कैसा पहाड़ टूटा है। मैं अपनी बच्ची को संभालूं या मेहनत मजदूरी करूंगा। इतने में सादिक के कंधे पर सादिक के रिश्तेदारों ने थपकी दी और फिर सादिक की बीवी को घर ले जाया गया और उसे सुपुर्द खाक कर दिया गया। सादिक ने अपनी बेटी अपनी बहन की गोद में डाल दी और कहने लगा, मैं इस बच्चे को आपके हवाले करता हूं। बिन मां के बची है और मैं किसी और पर भरोसा भी नहीं कर सकता। लेकिन उसकी बहन ने फौरन से बच्ची को झटक दिया और कहने लगी, तुझे नहीं पता यह कितनी मनहूस है। पैदा होते ही अपनी मां को खा गई। पता नहीं बड़ी होकर यह क्या गुल दिखाएगी। मुझसे इस मनहूस मारी का साया दूर ही रखो। सादिक रोता हुआ अपनी बच्ची को गोद में लिए अपने घर वापस आ गया। सादिक ने अपनी बेटी का नाम आरजू रखा। उसके बाद वह बच्ची अपनी नानी के पास पलती रही और सादिक अपने घर में तन्हा ही रहता था। वह एक मेडिकल स्टोर पर काम करता था। जब शाम को घर लौटता तो उसे तन्हाई सताने लगती, तो उसी गम में वह नश का आदी हो गया। जब वह शाम को नशे से अपने बिस्तर पर लेटता तो उसे यही ख्याल आते कि यह बेटी पैदा ना होती तो मेरी बीवी आज जिंदा होती। सच में यह बेटी मनहोश मरी है। इसी ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। वह दिन बदन नशे की हालत से चोर और काम से कामचोर होता गया। जब सादिक की बेटी 13 साल की हुई तो उसकी नानी वफात पा गई और आरजू वापस अपने बाप के पास आ गई। लेकिन इन 13 सालों में उसने अपने बाप को खुद से नफरत करते ही देखा था। एक दिन आरजू कहने लगी कि बाबा, आप मुझसे इतना रूठे हुए क्यों रहते हो? तो सादिक ने कोई जवाब ना दिया। पता नहीं सादिक के दिमाग में क्या फितूर चल रहे थे। कामचोर तो वह पहले ही हो चुका था। बेटी रोज कहती कि अब्बा, तुम काम पर नहीं जाओगे तो हम खाएंगे कहां से? लेकिन वह नशे की इंद में चारपाई पर पड़ा ही रहता। एक दिन आरजू का चेहरा लाल हो रहा था। आंखों में जलन थी। वह अपने अब्बा के पास आई और कहने लगी कि अब्बा, आज मुझे बहुत ज्यादा बुखार है। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। सादिक ने नजरें उठाकर जब अपनी बेटी को देखा तो उसके दिल में फितूर भर आया और किसी गहरी सोच में पड़ गया। फिर कहने लगा कि बेटी, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें दवाई लाकर देता हूं। वह जल्दी से उसी मेडिकल स्टोर पर गया जहां पर वह काम किया करता था। उसने वहां से इंजेक्शन खरीदा और आकर अपनी बेटी को वह इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगाते ही उसकी बेटी मदहोश सी होकर वहीं पर आड़ी तिरसी लेट गई और उसे अपने आप की होश तक ना रही। सादिक एक साइड पर कोने में जाकर खिलखिलाकर हंसने लगा और बार बार इंजेक्शन को देखे जा रहा था। शाम को जब उसकी बेटी की आंख खुली तो उसे बुखार महसूस नहीं हो रहा था। फिर यह सिलसिला यूं ही चलने लगा। पहले तो सादिक अपनी बेटी को कोई ऐसी दवाखाने में मिलाकर देता रहा जिससे उसे बुखार हो जाता और फिर बाद में वही इंजेक्शन देता और कहता, फिक्र न करो, तुम जल्द ठीक हो जाओगी। आज सादिक अपनी बेटी को आवाजें लगा रहा था। ओ आरजू बेटी, आज खाने में कुछ अच्छा सा बना लेना, मेरा दोस्त हमारे घर आ रहा है। आरजू कहने लगी, वह कौन सा दोस्त है? अब्बा, सादिक बोला, तुझे उसने बचपन में देखा था और तुझे बहुत खिलाता रहा। वह आज इस्लामाबाद से सीधा हमारी तरफ आ रहा है, इसीलिए बोल रहा हूं, कुछ खाने का अच्छा सा इंतजाम कर लो। सर्दियों की कहर आलोद रात थी।
सादिक का दरवाजा बजा। जब सादिक ने दरवाजा खोला तो सामने उसका दोस्त था। दोनों आपस में गले लगे। दोनों हम उम्र थे। तकरीबन दोनों की उम्र 5050 साल थी। सादिक का दोस्त बोला, अरे भाई, इधर ही खड़े रहोगे या घर के अंदर भी बुलाओगे? सादिक ने जल्दी से अपने दोस्त को कमरे में बिठाया और अपनी बेटी को आवाजें देने लगा कि बेटी, अर्जो जल्दी से खाना ले आ, मेरे दोस्त को भूख लगी होगी। इतने में जब कमरे का दरवाजा खुला और आरजू के हाथ में खाना देखकर सादिक के दोस्त का तो मुंह खुले का खुला रह गया। दरअसल वह खाने को नहीं, वह तो आरजू को देख रहा था। वह पलक झपकना ही नहीं चाहता था। इतनी खूबसूरत लड़की, इतना कद काट और जवानी से भरपूर, वह अपने होठों पर जबान फेरने लगा। सादिक ने फौरन हाथ की छुटकी बजाई और दोस्त से कहा कि इस ध्यान में गुम हो गए हो, यह मेरी बेटी आरजू है। तो सादिक का दोस्त जावेद मुस्कुराकर बोला, यह वही बच्ची है ना जिसे मैं अपने हाथों से खिलाता रहा हूं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कुछ ही सालों में यह इतनी जवान कैसे हो गई। अभी तो इसकी उम्र ही नहीं थी, तो यह उम्र से पहले ही बड़ी हो गई। सादिक आरजू से उसका ध्यान झटक कर बोला, खाना ठंडा हो रहा है, खा लो। जल्दी से खाना खाने के बाद जावेद बोला, आज रात तो मैं यहीं रुकूंगा। बस। वो ललचाए हुई नजरों से आरजू को देख रहा था। सादिक को सब कुछ मालूम हो गया, लेकिन सादिक ने झूठ बोला, आज रात मुझे बहुत जरूरी काम है, इसीलिए मैं तो घर पर नहीं रहूंगा। मेरी बेटी अकेली है, लिहाजा तुम जा सकते हो। जावेद होठों पर जुबान फेरता हुआ ललचाए नजरें लेकर चला गया। सादिक उसे खुद गाड़ी पर बिठाकर आया था, लेकिन जब वह घर वापस आया तो आरजू की रंगत सुर्ख हो रही थी। अब्बा, मैंने आपसे कहा था ना, मुझे बहुत तेज बह हो रहा है, क्या आप मेरी दवाई लेकर आए हैं? टूटे हुए लहजे में आरजू ने बड़ी मुश्किल से कहा। सादिक मुस्कुरा दिया कि हाँ हाँ बेटी, तुम्हें पता तो है मैं तुम्हारी दवाई लाने में ताखी नहीं करता। मैं यह इंजेक्शन ले आया हूं, चलो तुम्हें इंजेक्शन लगा दूं, सुबह तक तुम्हारा बुखार बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वह मक्कारी से मुस्कुराते हुए कह रहा था। आरजू खामोशी से अंदर जाकर बैठ गई। सादिक ने आकर उसके बाजू का कपड़ा ऊपर किया और महारत से इंजेक्शन लगा दिया। आरजू कुछ देर तो बाजू को मलते हुए बैठी रही, फिर रफ्ता रफ्ता उसके ऊपर नदगी से तारी होने लगी। बुहार की वजह से पहले ही उस पर घबराहट सी तारी हो रही थी। वह जहां बैठी थी वहीं आड़ी तिरछी होकर लौट गई। सादिक बेताबी से कमरे के बाहर घूम रहा था। तब जैसे ही आरजू की आवाज बिस्तर पर गिरने की आई तो सादिक लपक कर कमरे के अंदर गया। उसने एक निगाह आरजू पर डाली। आज जावेद की बातों ने साबित कर दिया कि पिछले 2 सालों से जो मैं कोशिश कर रहा हूं वह जाया नहीं हुई। मेरा काम हो गया। उसने पुरसरार अंदाज में मुस्कुराते हुए जेब में हाथ डालकर वह इंजेक्शन निकाल लिया जो उसने कुछ देर पहले आरजू को लगाया था। उसकी निगाह इंजेक्शन पर फिसल रही थी। यह कोई आम इंजेक्शन न था। कई साल पहले वह फार्मेसी में हेल्पर के तौर पर काम किया करता था। उसी हेल्प के दौरान ही उसे पता चला था कि दुनिया में ऐसे अजीब कि जिम के इंजेक्शन मौजूद हैं जो किसी लड़की के जिस्म में लगाए जाए तो वह वक्त से पहले जवान और खूबसूरत हो जाती है। 2 साल पहले उसने यही इंजेक्शन अपनी बेटी आरजू पर इस्तेमाल करने शुरू कर दिए थे। पिछले 2 साल में वह हर एक हफ्ते बाद छुपके से उसे ऐसी दवा खिला देता जिससे उसे बुखार हो जाता और वह बेचारी दर्द और बुखार की शिद्दत से पूरा दिन तड़पती रहती। और जब उसकी बेटी दवा लाने का बोलती तो वह मुस्कुराता हुआ सादिक वहीं इंजेक्शन खरीद लाता और आकर उसे लगा देता। सुबह तक उसका बुखार भी उतर जाता और उसके बावजूद भी जिस्म में तब्दीलियां पैदा होने लगी थीं। वह खुद हैरान थी कि आखिर इतनी जल्दी जिस्मानी तब्दीलियां का क्या मतलब है। सादिक ने एहतियात के साथ उस इंजेक्शन को फेंक दिया। अगली सुबह आरजू जागी तो उसके जिस्म में अजीब सा दर्द हो रहा था। वह नाश्ता बनाने लगी। इतने में पास वाली खाला बल्कि एस की आवाज आई। वह कहने लगी कि आरजू बेटा, थोड़ी सी मुझे चीनी देना, हमारा राशन खत्म हो चुका है, शाम को ही ला पाऊंगी। आरजू ने खामोशी से चीनी वाला डब्बा खोला और उनके लिए चीनी डालने लगी। खाला बल्कि एस जानती हुई निगाहों से आरजू का जायजा ले रही थी। वह कहने लगी कि हाय आरजू, तू तो दिन बदन खूबसूरत होती जा रही है, जरा अपना कद काट तो देख, तेरा बाप तुझे खिलाता भी कुछ नहीं,
लेकिन तेरे जिसामत रोज बरोज खूबसूरत होती जा रही है। एक मेरी मलीहा है, वह तेरी हम उम्र है। दोनों एक ही दिन पैदा हुई थी, लेकिन वह तो छोटी सी बच्ची लगती है। हालांकि तुम दोनों 14 साल की हो। ना जाने तुम वक्त से पहले कैसे जवान हो गई। खाला, बल्कि इस तफसीर करने के अंदाज में उससे पूछे जा रही थी। आरजू चिढ़ने लगी कि यह बात वह अक्सर ही आकर कर दिया करती थी। लेकिन आरजू को तो खुद नहीं पता था कि यह उसके साथ क्या हो रहा है, कि वह क्यों वक्त से पहले एक जवान औरत के रूप में ढलती जा रही है। उसने चीनी की प्याली खाला, बल्कि इसके हाथ में थमाई। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद खाला बल्कि ने अपने घर की राह ली। अंदर सादिक अभी तक खर्राटे मारते हुए सो रहा था। आरजू थोड़ी देर इधर उधर फिरती रही। किचन का तमाम राशन खत्म हो रहा था। उसके पास पैसे भी ना थे। वह बाहर से जाकर कोई सामान खरीद लाती। मजबूरन आज अब्बा को बताना जरूरी ही था। वह थोड़ी देर इधर उधर घूमती रही, फिर थक हार कर सादिक के पास चली आई और अपने बाप का कंधा हिलाया। वह यूं हड़बड़ाकर उठा जैसे कोई कयामत आ गई हो। वह कहने लगा कि क्या हुआ है, क्यों उठा रही हो? सुबह सुबह कितनी बार कहा है कि मैं कच्ची नींद से जागूं तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है। मुझे जल्दी ना उठाया करो, बिल्कुल अपनी मां की तरह रहो। उसे भी यही पड़ी रहती थी कि मैं सुबह सवेरे उठकर किसी कामकाज पर निकल जाऊं। 12 बजे से पहले कोई बाजार नहीं खुलता। मुझे ना उठाना 12 बजे से पहले। आरजू बोली, अगर आप इसी तरह घर में सोते रहे तो पैसे कहां से आएंगे? 1 महीना हो गया है, मजदूरी का काम भी छोड़ दिया है। अब सुबह सवेरे उठकर कहीं जाएंगे तो कोई काम मिलेगा ना? सादिक एकदम आंखें खोलकर उसे देखने लगा और कहने लगा, मुझसे नहीं होती। यह मजदूरी मैं अपना कारोबार करूंगा। सारा दिन मजदूरी का काम करो और रात में सिर्फ 000 मिलता है। इससे तो डंग का खाना भी नहीं खाया जाता। वह गुस्से से गड़बड़ा हुए बोले जा रहा था। आरजू खामोश रह गई। सारी जिंदगी अम्मा और अब्बा की यही लड़ाई रही थी। सादिक बड़बड़ा हुए उठ बैठा था। जानता था अगर खाने पीने के लिए घर में कुछ नहीं है तो इसका पेट भी तो नहीं भरेगा। थोड़ी देर के बाद वह घर से बाहर निकल गया था। उसका रुख रमजान के घर की जानिब था। जैसे ही वह घर में दाखिल हुआ, सामने ही उसके मोहल्ले के सारे छड़े छा लोगों की महफिल लगी हुई थी। वह भी बीच में शामिल हो गया। वह सब पक्के जवारियां थे। सादिक भी उन्हीं का हिस्सा था। हड हराम और जुए की लात, यह उसके पुराने मसाइल थे। आज तो बड़ी बाजी लगाऊंगा, पूरे महीने का राशन आ जाए ताकि कहीं काम ना करना पड़े। वह दिल ही दिल में सोचते हुए बाजी लगाने लगा। जैब में कुछ न था, बस उसने अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी दांव पर लगा दी। लेकिन फिर भी वह जुए में हार चुका था। उसके सामने बैठा शमशेर जवारियां बोला, अब ठीक है, अब तो तुम्हारी बेटी को उठाकर अपने घर ले जा सकता हूं। सादिक ने जल्दी से हां में सर हिला दिया। फिर शमशेर जवारियां नशे में लथपथ सादिक के घर पहुंचा। उसने बेहोश पड़ी आरजू को कंधे पर उठाया और घर से बाहर निकल गया। बाहर उसकी शानदार गाड़ी खड़ी हुई थी। गाड़ी में आरजू को डालते ही उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी और 92-12 हो गया। सादिक के चेहरे पर एक पुरसरार मुस्कुराहट खिल रही थी। इतनी आसानी से नहीं शमशेर खान, मेरी बरसों की मेहनत है, सिर्फ 1 करोड़ की एवज तो नहीं जाने दूंगा। उसका रुख बैंक की जानिब था। शाम तक उसने चेक कैश करवाकर सारा रुपया अपने पास कैश की सूरत में जमा कर लिया। दूसरी जानिब आरजू की आंख खुली तो उसने खुद को एक बेडरूम में पाया। यह शानदार सा कमरा था। वह बेइख्तियार हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसका घर तो टूटा छोटा और पुराना सा था। यह क्या था? अचानक उसे याद आया कि वह बेहोश होने से पहले उसके साथ क्या कुछ हुआ था। सादिक और शमशेर का उसे पकड़ना और फिर सादिक का इंजेक्शन लगाना। एक दफा फिर जैसे वह साकस सी हो गई। उसे अपने बाप से यह उम्मीद ना थी। उसका दिल चाहा कि वह फूट फूट कर रोने लगे। अब्बा ने साथ यह क्यों किया? अब्बा ने मुझे एक दूसरे शख्स के साथ क्यों बेचा? वह बार बार रोते हुए बस यही सोच रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और शमशेर जवारियां अंदर दाखिल हुआ। उसने आते ही कमरे का दरवाजा लॉक करके कुंडी भी लगा दी थी। अब वह भूखी निगाहों से आरजू को देखते हुए आगे बढ़ रहा था। आरजू खौफ से थर थर कांपने लगी और कहने लगी कि नहीं, मुझे जाने दो, मुझे अब्बा के पास वापस जाना है। शमशेर ने एक जोरदार कहक लगाया कि तुम्हारा अब्बा खुद तुम्हें मेरे हाथों फरोख्त कर चुका है।
पूरे 1 करोड़ रुपए की। वव, अब तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। आरजू का दिल चाहा जमीन फटे और वह उसी में समा जाए। इससे पहले कि शमशेर आगे बढ़कर आरजू को हाथ लगाता, अचानक दरवाजा बजा। शमशेर घबरा गया। अब इस वक्त कौन आ गया है? उसने मुड़कर दरवाजा खोला। बाहर मुलाजिम इतना दे रहा था कि नीचे थोड़ी सी इमरजेंसी है, शमशेर को बाहर आना पड़ेगा। झनझना हुआ शेर खा जाने वाली निगाहों से आरजू को देखता हुआ पलटक नीचे चला गया। आरजू एक दफा फिर कमरे में तन्हा रह गई। वह शदीद खौफजदा थी। तभी अचानक खिड़की पर दस्तक जैसी आवाज आई। आरजू ने घबरा कर देखा। यह खिड़की घर की पिछले सिमत में खुलती थी। दस्तक के साथ अगली मर्तबा आवाज भी आई। आरजू, दरवाजा खोलो, मैं हूं तुम्हारा बाप। आरजू चौंक गई। उसने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। वाक़िफ़ सादिक ही था, जो उसे खामोश रहने का इशारा कर आरजू को एक जोरदार झटका सा लगा। जल्दी बाहर आओ, मैं तुम्हें यहां से निकाल कर ले जाने के लिए आया हूं। सादिक उसका हाथ पकड़कर उसे खिड़की से बाहर निकालने लगा। आरजू खौफजदा तो थी, लेकिन फिलहाल बस वह शमशेर से अपनी जान छुड़ाना चाहती थी। यहां उसे बेहद खौफ महसूस हो रहा था। सादिक ने उसे बाहर निकाला। फिर एक छोटी सी गाड़ी खड़ी थी। आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? अब्बा। आरजू को अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि सादिक उसे शमशेर के हाथ फरोख्त कर सकता है। सादिक उसे गाड़ी में बिठाते हुए कहने लगा कि शमशेर मेरा दोस्त है। गलती से मेरे हाथों उसका कोई नुकसान हो गया था, जिसकी वजह से उसने तुम्हें हासिल करने की शर्त रख दी। मैंने वक्ती तौर पर हामी तो बन ली, लेकिन जैसे ही मुझे मौका मिला, मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए आ गया हूं। गाड़ी तेज तेज चलाते हुए वह कहे जा रहा था। आरजू की आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपने बाप के बारे में गलत थी। वह तो अभी भी वह इतना ही प्यार करता था जितना पहले करता था। फिर सादिक गाड़ी चलाते हुए अपने उस छोटे से कस्बे से कहीं दूर निकल आया। वीराना आ गया। दूर दूर तक सिवाय चटलैंड ने बाहर झांकते हुए कहा, मगर सादिक खामोश था। अपनी तरफ दरवाजा खोलकर वह नीचे उतरा और उसने हाथ पकड़कर आरजू को बाहर निकाल लिया। आरजू ने सामने का मंजर देखा और उसके पैरों तले से जैसे जमीन ही निकल गई हो। सामने का मंजर देखकर वह अच्छी तरह पहचान सकती थी कि उसका बाप उसे कहां ले आया है। छोटे छोटे से कितारत थे, जो 2-2, 3-3 मंजिला थे। नीचे हर घर का दरवाजा चौपट खुला हुआ था। दूसरी ओर तीसरी मंजिल पर बालकोनी में कोई लड़कियां लटकी हुई थीं और नीचे जाग रही थीं। शादी को गाड़ी रोककर खड़ा होते देखकर कई लड़कियों ने उबास अंदाज में आवाजें लगाना शुरू कर दी। कई एक लड़कियों की आवाजें और नारे तो इस कदर शर्मनाक थे, आरजू को अपना वजूद पानी पानी होता महसूस होने लगा। लड़कियों के लिबास भी अधूरे से थे। अंदर से म्यूजिक बजने की आवाजें और अंदर से मर्दों के कहके लगाने की आवाजें आरजू के कानों में टकराई जा रही थीं। अंदर से म्यूजिक बजने की आवाजें और मर्दों के कहके मिलीजुली आवाजें आरजू के कानों से टकराते तो वह काम का रह जाती। अब्बा यहां से वापस चले। वह घब गई थी, मगर सादिक ने एक सर्द निगाह उसके ऊपर डाली और आगे बढ़कर उसे बाजू से पकड़ लिया। यहां से वापस क्यों जाऊं? सालों से तुझ पर जो खर्चा किया है, अब उसे वसूल करने का वक्त आ गया है। चल अंदर। वह उसे हाथ से पकड़कर अंदर की जानिब धकेलने लगा। आरजू बहुत ज्यादा रोने लग गई थी। तो क्या अब्बा ने जानबूझकर पहले उसे शमशेर के हाथों फरोख्त किया और अब यहां ले आया था? फिर चीख सी उसके लबों से निकली और वह खुद को छुड़ने की कोशिश करने लगी, मगर सादिक जालिम बन चुका था। वह उसका बाजू पकड़े उसे अंदर घसीट हुआ ले गया। सामने एक मोटी सी औरत साड़ी पहने बैठी थी। उसने आरजू को घसीट कर लाते हुए देखा तो सीधी होकर बैठ गई। सादिक ने सीधा आरजू को ले जाकर उसी के पास पटक दिया। वह कहने लगी कि वाह, क्या कमाल की चीज लाया है। सादिक, कहां से मिला यह हीरा तुझे? औरत ने सीधे होते हुए आरजू की गाल पर हाथ फेरा। सादिक मुस्कुरा दिया। देखकर लगता है सिर्फ 14 साल की उम्र है। इसकी दिन रात की मेहनत की है। मैंने इसके ऊपर यह खूबसूरत जिस्म मेरी मेहनत का ही तो नतीजा है। ये तुम्हारे कोठे पर दिन रात ऐसी रौनक लगाएगी कि तुम माला माल हो जाओगी। बस खामोशी से मुझे मेरा हिस्सा दे दो। सादिक ने ऐसे लहजे में कहा कि आरजू का दिल चाहा कि वह जमीन फटे और उसमें समा जाए। ऐसे माल के लिए तो हम तुम्हें कि कितने पैसे देने को तैयार। वह औरत जो कोठे की मालकिन थी
इतराते हुए कह रही थी। आरजू एकदम उठी और बाहर भागने लगी, मगर आसपास पहले अफराद जमा थे। उन्होंने लपककर आरजू को पकड़कर दोबारा उसे औरत के कदमों में डाल दिया। वह बुरी तरह से रो रही थी और अपने बाप की मिन्नतें कर रही थी कि वह उसे यहां पर न छोड़े, मगर सादिक उसे नफरत से देखते हुए मुसलसल मुस्कुरा रहा था। सिर्फ 14 साल उसकी उम्र है, लेकिन यह तो बिल्कुल 22 साला जवान लड़की की तरह नजर आ रही है। ये सब कुछ कैसे? यह तो मेरे कोठे की मांग बढ़ा देगी। मर्दों को तो वैसे ही कम उम्र और खूबसूरत लड़कियां चाहिए होती हैं। इसमें तो वह दोनों खुसूसियत है। लेकिन तुमने यह कैसे किया? औरत अब आरजू के वजूद का जायजा लेते हुए सादिक से पूछ रही थी। वह कह का लगाकर हंस पड़ा। लोग समझते हैं कि यह मेरी बेटी है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं। जब यह पैदा होने वाली थी तो इसकी मां कमवारी थी। वह किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं थी। इसकी मां को सहारे की तलाश थी। मुझे देखते ही उसे लगा जैसे मैं उसकी बाकी जिंदगी को संवार दूंगा, लेकिन यह उसके बोल थी। सादिक ने यह कहकर फिर कक्का लगाया और उस औरत की दी हुई रकम जल्दी जल्दी गिनने लगा। लालच और हिर्स उसके चेहरे पर फैला हुआ था। कहने लगा कि मुझे मजबूर करती थी। मेहनत मजदूरी करके पैसे कमा के लाओ। इसकी मां के मरने के बाद अजीब मुसीबत आ मुझसे। यह लड़की दिन रात सामान मंगवा रहती। पैसे तो मेरी जेब में होते ना थे। मैंने इधर उधर छोटे मोटे जुए खेलने शुरू किए। कोई रकम हासिल नहीं होती थी। फिर मुझे किसी ने मशवरा दिया कि मुझे अपनी बेटी पर तवज्जो देनी चाहिए। यही मेरे लिए कमाई का जरिया बनेगी। मैंने उसे ऐसे इंजेक्शन लगाए जिनसे यह वक्त से पहले जवान हो गई। अब यह यहां पर कमाएगी और मैं इसके कमाए हुए पैसों से हर महीने अपना हिस्सा वसूल किया करूंगा। मेरी तो जिंदगी संवर गई। क्यों है ना खानम भाई? सादिक ने कहकर लगाकर कहा। खानम भाई मुस्कुराकर रह गई। तुम तो बड़े लालची इंसान निकले। आरजू उन दोनों की बातें सुनकर जैसे पत्थर का बुत बन चुकी थी। उसकी आंखें में यकीनी के मारे फैल गई थीं। अब्बा, आपने यह सब कुछ क्यों किया? मैं तो आपको अपना सगा बाप समझती थी। वह फूट फूट कर रोती, मगर सादिक ने सब झटक दिया। वह नोटों को जेब में डालते हुए उठकर खड़ा हुआ। आरजू चीखती चिल्लाती रह गई, मगर सादिक उसे छोड़कर आराम से कोठे से बाहर निकल आया। मगर शायद उसके किए हुए जुल्म का हिसाब होना अब भी बाकी था। वह शमशेर और खानम भाई से इतनी बड़ी रकम वसूल कर चुका था। अब वह दुनिया में जहां जा वहां रह सकता था। उसका पूरा इरादा था कि वह जल्दी से यह मुल्क छोड़कर चला जाए। रोड क्रॉस करते ही वह अपने ही ध्यान में गुम था। उस बड़े से ट्रक को ना देख सका और उस शहर के बड़े से रोड में वाजिया फर्क था। मगर सादिक की मौत ने उसे सब भुला दिया। ट्रक ने जोरदार टक्कर सादिक को मारी और वह दूर तक सड़क पर गिरता चला गया। लोगों ने उसकी चीखें सुनी और भागकर उसके पास जमा होने लगे। सादिक की गर्दन टूट गई थी और सर से भी खून का फव्वारा निकल रहा था। उसने फटी फटी निगाहों से ऊपर देखा और उसी लम्हे उसकी सांसें निकल गईं। आसपास मौजूद अफराद ने उसकी जेब की तलाशी ली, जिसमें से नोटों की बड़ी बड़ी घटियां निकली। लोग हैरान रह गए। जिसके हाथ जो लगा उसने लूट लिया। सादिक अपनी लालच के साथ अगले जहां जा पहुंचा। दूसरी जानिब अर्जुं रोती बिलखती रही, मगर किसी को उसके हाल पर रहम ना आया। तंग आकर खुद ही उसने अपना आप बचाने का फैसला कर लिया था। उस रात की तारीख में जब सबने समझा कि वह बेहोश हो गई है, तो उसे कोठे के सबसे पिछले वाले हिस्से में डाल दिया गया था, ताकि उसकी चीख से कोठे का निजाम खराब ना हो। मगर वह तो बेहोश होने की सिर्फ अदाकारी कर रही थी। लोगों के वहां से जाते ही वह उठ खड़ी हुई। उसने अपने दुपट्टे में छुपा हुआ वह खंजर निकाला, जो उसने शमशेर पर हमला करने के लिए उसके कमरे में चुराया था। मगर फिर बाद में वह उसकी किसी काम ना आया। खंजर अपने हाथ में लिए उसने उसकी नोक से दरवाजे में लगा हुआ लॉक खोलने की कोशिश की। खुशकिस्मती से लॉक खुल गया। दरवाजा खोलते ही वह पीछे की तरफ निकल। सामने जितनी रौनक थी, पिछला हिस्सा इतना ही वीरान था। चादर को खुद पर लपेट हुए आरजू ने खुद को रात की तारीख में गुम कर लिया। उसे पता था कि उसकी खाला इसी शहर में कहीं रहती है। उनके घर में वह महफूज सकती है। बस उसने जल्द अस जल्द उनका घर ढूंढना था। फज्र की अजान से पहले वह खाला के घर जा पहुंची। खाला ने जो उसे इस तरह अचानक अपने सामने देखा तो हैरान रह गई। मगर आरजू ने रोते हुए जब उसे साद की असलियत और खुद पर बटे हुए जुल्म के बारे में बताया,
तो खाला ने आगे बढ़कर उसे अपने गले से लगा लिया। उस खाला का जवान बेटा भी हमदर्द भरी निगाहों से आरजू को देख रहा था। फिर कुछ ही दिनों बाद आरजू के खाला ने सोचा, मजीद कोई आफत ना आ जाए। मेरी भांजी पहले ही इतनी बड़ी आफत से निकली है। खाला ने रातों रात ही आरजू और अपने बेटे का निकाह पढ़ा दिया और तड़प कर उसके दिल से यही दुआ निकली कि ए अल्लाह, किसी की मां ना मर जाए, वरना औलाद दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाती हैं। आरजू ने तो अपने बाप को सगा बाप माना, लेकिन उसने अपनी बेटी को जलालत में डाल दिया और फिर बाद में उस बेचारे को बैठ डाला। अब तो आरजू की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थीं। उसने बहुत बुरे हालात का मुकाबला किया। अब आरजू का शौहर उसकी बड़ी इज्जत करता था और वह भी बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि वह अपने शौहर के साथ रहते हुए अब अपने आप को महफूज समझ रही थी और उसका शौहर भी उसका वफादार मुहाफिज बना। अगर आपको आज का यह वाकया पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।